सभी साथियों को नमस्कार। मैं राहुल गोदारा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूनिट नंबर 1 के अंदर हम जैविक आधार या बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन का अध्ययन कर रहे थे और अभी तक इस टॉपिक के अंदर यूनिट नंबर 1 के इस टॉपिक के अंदर हम वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद विभिन्न प्रकार की आयु का अध्ययन कर चुके हैं और शरीर के वर्गीकरण का भी अध्ययन हो चुका है। अंतिम टॉपिक के रूप में हमने सेकंड विंड का भी अध्ययन कर लिया और अभी इस सेगमेंट के अंदर बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन या फिर जैविक के आधार के अंतर्गत हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं। एक है ऑक्सीजन डेप्थ और दूसरा है काइनेस्थेटिक सेंस। बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। हर एग्जाम के अंदर सेकंड विंड, ऑक्सीजन डेप्थ और काइनेस्थेटिक सेंस में से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये क्लास जो है ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी लेकिन महत्वपूर्ण खूब रहेगी। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना जो है वो अच्छी खासी रहेगी। लाइव सेशन के लिए जुड़ रहे सभी साथियों को मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूँ, सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए भाई अध्ययन करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सेकंड विंड या फिर ऑक्सीजन कर्ज, सेकंड विंड या फिर ऑक्सीजन कर्ज नाम से थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग रहा होगा। जैसे आपने सेकंड वायु के बारे में, सेकंड विंड के बारे में या फिर द्वितीयक वायु के बारे में अध्ययन किया, थोड़ा सा हिंट आपको वहां पर लगा। ऑक्सीजन कर्ज के बारे में या फिर ऑक्सीजन डेप्थ के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया यहां पर भी मिल रहा होगा। है क्या ये? सामान्य अवस्था में उपयोग की तुलना में व्यायाम समाप्त होने के बाद, व्यायाम समाप्त होने के पश्चात ऑक्सीजन का उपयोग अधिक होता है। गतिविधि समाप्त करने के तुरंत पश्चात क्षतिपूर्ति के समय यानी कि रिकवरी के समय उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा जो सामान्य अवस्था की मात्रा से अधिक होती है ऑक्सीजन कर्ज कहलाता है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको नई चीज जो देखनी है या फिर चीज के बारे में जो ध्यान रखना है वो क्या है, दो अवधारणाएं पड़ी हैं यहाँ पर। जब भी ऐसी अवधारणाएं आती है तो उनको आपस में मिक्स नहीं होने देना है, वो बहुत जरूरी बात है। एक आपने देखा सेकंड विंड को, सेकंड विंड या फिर द्वितीयक वायु को देखा और अब आप देख रहे हैं ऑक्सीजन डेप्थ या फिर ऑक्सीजन कर्ज के बारे में। दो अवधारणाएं आपने देखी। दोनों के बारे में एक जानकारी तो आपको यह ध्यान रखनी है कि ये अभ्यास या फिर व्यायाम के शुरुआती दौर की है। ये व्यायाम या फिर अभ्यास के शुरुआत की अवधारणा है और ये समाप्त होने के बाद, ये समाप्त होने के बाद की और ये शुरुआती दौर की। हो सकता है कि आपको वार्मिंग अप के दौरान सेकंड विंड आभास हो जाए, हो सकता है कि जब आप खेलना शुरू करें तब आप आभास करें उस चीज का, लेकिन ये शुरुआत की अवधारणा और ये अंत होने के या फिर समाप्त होने के बाद की अवधारणा है। इनके अंदर, दोनों के अंदर प्रमुख बात क्या है कि सेकंड विंड के अंदर शुरुआत की अवधारणा है, लेकिन यहाँ पर प्रमुख बात क्या है, यहाँ पर सेकंड विंड के आने के बाद, द्वितीय वायु आने के बाद या फिर इस अवधारणा, इस अवधारणा के अनुभव के बाद, अनुभव के बाद कार्य कार्य आसान हो जाता है। कार्य आसान हो जाता है। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है, जबकि हम बात करें, जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर गौर करने योग्य क्या बात है, यहाँ पर गौर करने योग्य क्या बात है कि यहाँ पर आप जो अतिरिक्त वायु ग्रहण करते हैं कार्य समाप्ति के बाद, कार्य पूर्ण करने के बाद उपभोग की गई, उपभोग की गई ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा, अतिरिक्त मात्रा को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कर्ज कहते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है इन दोनों के बारे में। एक इन दोनों के बारे में जो कॉमन बात है कि दोनों को एक मंच पर लाती है फिर एक साथ लाती है, वो बात क्या है कि ये दोनों ही जो अवधारणा है ना वो आपको देखने को कहाँ मिलेगी, दोनों ही अवधारणा आपको सहनशीलता के अंदर देखने को मिलेगी। सहनशीलता या फिर एंड्योरेंस की जो गतिविधियां हैं उनके अंदर आपको ये देखने को मिलेगी।
एंड्योरेंस की जो गतिविधि है उनके अंदर ये दोनों की दोनों अवधारणाएं आपको देखने को मिलेंगी। ये बात ध्यान रखनी है भाई। एक शुरुआत की है, एक पूर्ण होने के बाद की बात कर रही है। सेकंड विंड शुरुआती दौर है और ऑक्सीजन डेप्थ पूर्ण होने के बाद की बात हो रही है। और इस अवधारणा का अनुभव कार्य के बाद आसान हो जाएगा। और यहां पर उपभोग की गई अतिरिक्त मात्रा जो है उसको क्या कहते हैं हम? ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। खोजकर्ता कौन है, वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने इस अवधारणा की खोज की? A.V. हिल। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, इस व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। A.V. हिल के नाम से ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि किसने इस अवधारणा की खोज की। तो ये कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। A.V. हिल का यंत्र, इसको मापन कैसे किया जाता है? बाइसिकल आर्गोमीटर, बाइसिकल ऑर्गोमीटर के मानव मांसपेशी द्वारा किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए एक उपकरण है बाइसिकल आर्गोमीटर। के द्वारा हम ऑक्सीजन कर्ज का अध्ययन करते हैं। भाई एक्चुअली इसके अंदर अध्ययन किस तरह का किया जाता है कि आप कितनी ऊर्जा का खपत कर रहे हैं, या फिर आप जब कार्य कर रहे हैं तो कितनी ऊर्जा जो है वो लग रही है, तो उसके आधार पर ये नाप लिया जाता है कि आपने ऊर्जा की खपत करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की ग्रहण जो है वो किया है। इसके बाद इसका एक अन्य नाम है EPOC। इसी ऑक्सीजन कर्ज का एक अन्य नाम है EPOC, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। ये इसका एक अन्य नाम है, इसको आपने ध्यान रखना है। और इस नाम के अंदर खास बात क्या है वो भी देखेंगे हम। EPOC, ये नाम किसके लिए उपयोग किया जाता है? एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। ऑक्सीजन कंजप्शन, ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आपने देखना है। सबसे पहले अंग्रेजी का नाम है, इसको हम एक एक भाग को इसको देखते हैं कि इसका मतलब जो है वो क्या निकलता है। एक्सेस का मतलब है अतिरिक्त, इसका मतलब है अतिरिक्त। पोस्ट एक्सरसाइज, अब यहां पर सिर्फ जब आप इसको देखेंगे ना तो यहां पर सिर्फ पी लिखा हुआ है, ई नहीं लिखा हुआ। एक्सरसाइज के लिए ई नहीं लिखा हुआ, यानी कि पोस्ट एक्सरसाइज को एक साथ रखा गया है। पोस्ट एक्सरसाइज को एक साथ, नाम तो कितने, 1 2 3 4 5 है, लेकिन यहां पर EPOC है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, पोस्ट एक्सरसाइज एक साथ आएंगे। पोस्ट एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास के बाद, व्यायाम के बाद, व्यायाम के बाद। पोस्ट का मतलब बाद, प्री का मतलब पहले, तो व्यायाम के बाद। ऑक्सीजन का मतलब जानते हैं आप कि इसका मतलब ऑक्सीजन ही है। और कंजप्शन का मतलब है उपभोग, ग्रहण किया गया, ग्रहण किया गया। तो EPOC के अंदर आपको पूरी पूरी जानकारी मिल रही है कि ऑक्सीजन कर्ज क्या है। तो यहां पर क्या बात बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो व्यायाम के बाद ग्रहण की गई है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो व्यायाम के बाद जरूरत से अतिरिक्त ग्रहण की गई है। मान लीजिए कि आप व्यायाम करके आए और उसके बाद आपने 2 मिनट में, 3 मिनट के अंदर आपको जरूरत तो थी 5 लीटर ऑक्सीजन की, लेकिन आपने उस दौरान 10 लीटर ऑक्सीजन को ग्रहण किया, या फिर 10 लीटर ऑक्सीजन को ग्रहण किया। तो वो जो अतिरिक्त मात्रा है ना, 5 के ऊपर 5, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन कर्ज कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन कर्ज कहेंगे। यानी कि वो मात्रा जो, और जाहिर सी बात है कि जब आप दौड़कर आते हैं तो दौड़कर आने के बाद आप स्प्रिंट लगा कर आए हैं या फिर दौड़कर आए हैं, तो दौड़कर आने के बाद जैसे आप रुक जाते हैं तो रुकने की कुछ देर तक आप हाँफते रहते हैं, यार आप साधारण सांस नहीं ले सकते हैं। तो जो आप अतिरिक्त सांस ले रहे हैं ना, कि जो आपकी जरूरत के ज्यादा है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कर्ज कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कर्ज। कुछ ऐसा मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन की वो मात्रा है जो हमने दौड़ते समय उधार ली थी, या फिर दौड़ते समय हम डेफिसिट के अंदर चल रहे थे, हमने उधार ली, और जब जैसे हम दौड़ जाते हैं, हमारी रेस कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद हम उसको चुका रहे होते हैं, उसको ज्यादा भर रहे होते हैं, या फिर जो हमारे कमी पेशी पहले थी उसको हम पूरा कर रहे हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसके अंदर और क्या बातें हैं भाई, देखिए। एक आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को समझिए, इसके अंदर क्या बात बोली जा रही है। ये डायग्राम को आप समझ लेते हैं तो आप कंप्लीट जो है ऑक्सीजन कर्ज आपको समझ में आ जाएगा।
आप यहाँ पर दो एक्सिस देख रहे हैं, एक एक्स एक्सिस देख रहे हैं यहाँ पर एक्स, और एक आप यहाँ पर देख रहे हैं वाई। वाई किसको प्रदर्शित कर रहा है कि आप कितनी ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, और एक्स किसको संदर्भित कर रहा है, एक्स के अंदर जो बात एक निकल कर आ रही है सामने, वो है कि आप समय के अंदर कि कितने समय आप गतिविधि कर रहे हैं, वो यहाँ पर एक्स के अंदर। और वाई के अंदर क्या है, एक्स और वाई इन दोनों को आप अलग अलग इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर क्या है, वाई है। वाई के अंदर ऑक्सीजन कंजप्शन है कि ऑक्सीजन को ग्रहण कितना किया है, ऑक्सीजन ग्रहण करने को दर्शाता है, और यहाँ पर समय को दर्शा रहा है जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो आप व्यायाम कर रहे हैं। यहां से आप शुरू करते हैं। जब आप यहां से शुरू करते हैं, जब मान लीजिए कि आप बैठे हैं, कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत थोड़ी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। बहुत थोड़ी ऑक्सीजन, जो अपना काम चलाने के लिए ऑक्सीजन जो चाहिए आपको, उतना आप कंजप्शन आपका चल रहा है। जैसे ही आपने व्यायाम करना शुरू किया, तो आपकी ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़कर कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। अब यहाँ पर एक हिस्सा देखिए, यहाँ पर आपने दौड़ना शुरू किया। जैसे ही आपने दौड़ना शुरू किया ना, तो उसी समय पर आपकी हृदय गति, आपकी सांस लेने की क्षमता वो एकदम से बहुत ऊपर नहीं चली जाएगी। यानी कि आपने पहले 2-4 कदम रखे, 2-4 कदम रखने के साथ ही ऐसा तो नहीं है कि आप तेज सांस लेने लग जाएंगे, वो सांस को बढ़ने में धीरे धीरे समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए, आप धीरे धीरे आपकी सांस जो है वो बढ़ रही है, और धीरे धीरे आपकी ऑक्सीजन कंजप्शन जो है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और फिर एक जगह पर जाकर वो रुक जाएगा। उससे ज्यादा आप ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़कर ऊपर की तरफ गया है। एक बात तो ये समझिए। दूसरी बात आपको जो यहाँ पर समझनी है, वो दूसरी बात ये है कि जैसे ही आपने दौड़ना शुरू किया, उसी के साथ आपकी जरूरत तो बढ़ गई है, उसी के साथ आपकी जरूरतें तो बढ़ चुकी हैं। जैसे आपने दौड़ना शुरू किया, आपके शरीर को अधिक ऑक्सीजन चाहिए, आपके शरीर को अधिक सांस लेना पड़ेगा, उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके शरीर ने जो जरूरतें उनको पूरा करने में थोड़ा सा समय लगाया। इन दोनों बातों को आपने समझना है। ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है कि हमने अपनी स्पीड तो, या फिर अपना जो सांस लेने की या फिर ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता है, उसको तो धीरे धीरे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही आपने दौड़ना शुरू किया, ये हिस्सा तो आपका यहाँ पर खाली होना शुरू हो गया। ये जरूरत तो बढ़ गई ना। जैसे ही आपने दौड़ना शुरू किया, आपको जरूरत तो इतनी थी, लेकिन आप ले कितना रहे हैं, इतना ले रहे हैं। और यहाँ पर फिर आने के बाद एक बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, जहां पर आप VO2 मैक्स के ऊपर कार्य करेंगे। यानी कि आप अधिकतम जो ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं वो आप ग्रहण कर रहे हैं, उतनी आपको जरूरत है, और उतने पे आप दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। जैसे ही आप रुकते हैं, आप दौड़ना शुरू किया, आपकी डिमांड बढ़ी, लेकिन सांस धीरे धीरे ऊपर गई, तो ये एक यहाँ पर एक डेफिसिट बन गया। यहाँ पर क्या बन गया, ऑक्सीजन डेफिसिट, द वॉल्यूम डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल ऑक्सीजन अपटेक। यानी हम कितना ग्रहण कर रहे हैं और कितना वाकई के अंदर हमें चाहिए, उसके बीच में एक यहाँ पर फर्क जो है वो आएगा। अब इस बिंदु तक हमने अभ्यास किया, यहाँ पर आते ही हम रुक गए। मान लीजिए कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक दौड़े, और यहाँ पर आने के बाद हम रुक गए। जैसे ही हम रुके, यानी कि यहाँ पर हम जैसे ही हम रुके, रुकते ही हमारी ऑक्सीजन की जो नीड है वो तो बंद हो गई भाई, क्योंकि मैं दौड़ रहा हूँ। दौड़ते जैसे मैं रुका, तो रुकने के बाद मैं दौड़ नहीं रहा हूँ, फिर मेरे को क्या अतिरिक्त ऑक्सीजन चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरे को नॉर्मल ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन रुकने के बाद भी हमारी जो सांस है वो धीरे धीरे नीचे आती है। सांस हमारी धीरे धीरे नीचे आती है। वो ऐसा नहीं है कि हम जैसे ही रुके, रुकते ही हमारी सांस नॉर्मल हो गई। उसको नॉर्मल होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो जो ये नॉर्मल होने में समय लग रहा है, उसके दौरान हम जो अतिरिक्त ऑक्सीजन को उपभोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, वही क्या कहलाती है? ऑक्सीजन डेप्थ कहलाती है। द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर नीडेड टू ब्रेक डाउन द लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का जमाव हुआ है, या फिर जो भी शरीर के अंदर कमी थी, उसको पूरा करने के लिए हमें जो अतिरिक्त ऑक्सीजन को ग्रहण करना पड़ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है भाई। दो चीजें यहाँ पर आई है। दौड़ना आपने शुरू किया, जैसे ही दौड़ना शुरू किया, आपकी डिमांड जो है वो ऊपर चली गई, यानी कि आपके शरीर को जो चाहिए वो बहुत ऊपर चला गया, वो यहाँ पर आ गया। पहले कदम के साथ ही आपकी डिमांड जो ऊपर आ गई कि कितनी आपको ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन आपके शरीर ने धीरे धीरे इस लेवल के ऊपर आए, और यहाँ पर आने के बाद ये बिंदु है कि VO2 मैक्स का, VO2 मैक्स का ये बिंदु है कि यहाँ पर एडजस्टमेंट बिल्कुल, समायोजन बिल्कुल हो गया है। फिर आप रुकते हैं। जैसे ही रुके तो आपकी डिमांड तो बिल्कुल शून्य हो गई, कि जो नॉर्मल आपको चाहिए बस वही आपको चाहिए। तो डिमांड आपकी यहाँ पर क्या हो गई? खत्म हो गई। लेकिन आपकी सांस ने धीरे धीरे
घटना शुरू किया, एकदम से सांस जो है वो नॉर्मल नहीं होगी। तो ये धीरे धीरे अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपभोग किया है ना, यही क्या है, ऑक्सीजन कर्ज है। यही क्या है, ऑक्सीजन कर्ज है। इतनी सी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, यही क्या ऑक्सीजन कर्ज है। आगे बढ़ते हैं भाई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीजन कर्ज क्या है और सेकंड विंड क्या है। इन दोनों के अंदर भेद आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से जब प्रश्न आएंगे, जैसे अभी थोड़ा आगे और बढ़ेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 3-4 कॉन्सेप्ट है। देखिए प्रश्न आते किस तरह से है। एक हमारे पास काइनेस्थेटिक सेंस है, एक हमारे पास ऑक्सीजन कर्ज है, एक हमारे पास द्वितीयक वायु है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद एरोबिक, एनारोबिक, कैलेस्थेनिक, लयबद्ध, ये 4-5 नाम आएंगे हमारे पास। कम से कम 6-7 नाम होंगे ये, जो थोड़े नए हैं, थोड़े अटपटे हैं। इन सब के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये कब होते हैं, क्या चीज है, क्या नहीं है। क्योंकि जब प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो ये 7-8 नाम जो है, वार्मिंग अप, कूलिंग डाउन, कैलेस्थेनिक, एरोबिक, एनारोबिक, इसके अलावा रिदमिक एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज, सेकंड विंड, काइनेस्थेटिक सेंस, ऑक्सीजन डेप्थ, इन सब नामों को मिलाया जाएगा और इनमें से 1-2 नाम उठाए जाएंगे, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। और ऑप्शन के अंदर ये 7 नाम, ये 7-8 जो नाम है ना, इन्हीं में से ऑप्शन में रखे जाएंगे। तो हर एक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये 7-8 जो नाम मैं बोल रहा हूँ, कि ये क्या क्या चीजें हैं। अगर एक भी चीज के अंदर गड़बड़ हुई तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना वहां पर हो जाएगी। तो ऑक्सीजन डेप्थ के बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, ऑक्सीजन डेप्थ के बारे में अभी बात कर रहे हैं। सेकंड विंड के बारे में बात पिछली क्लास में कर चुके हैं। दोनों की दोनों आपने समझनी है कि क्या क्या चीजें हैं। सेकंड विंड क्या है और ऑक्सीजन डेप्थ क्या है। यहाँ पर जो नए नाम और जोड़ेंगे आप, वो एवी हिल है, एवी हिल, एक तो ये नाम आपने जोड़ लेना है, और एक बाइसाइकिल आर्गोमीटर, बाइसाइकिल और एक नाम आपने यहां पर जोड़ना है ईपीओसी। ये 3 नाम आपने यहां पर ऐड करने हैं। और सेकंड विंड के अंदर इस अवधारणा के बारे में बात हुई थी भाई, ये एक सामान्य मुहावरा है। चाहे भार शेफर्ड मान लीजिए, चाहे विलियम जेम्स मान लीजिए, ये दोनों व्यक्तियों ने इसके ऊपर काम किया है। और ये है क्या, क्या क्या लक्षण इसके हो सकते हैं, क्यों ये आता है, उसके बारे में कंप्लीट चर्चा हम पिछली क्लास में करके आ चुके हैं। तो आपको ये 2 अवधारणाएं, सेकंड विंड और ऑक्सीजन डेप्थ, ये मैं आशा करता हूं कि बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला काइनेस्थेटिक सेंस या फिर क्रियाबोध। काइनेस्थेटिक सेंस या फिर क्रियाबोध। वैसे तो हमारे शरीर के अंदर 5 इंद्रियां हैं, जो हमें बाह्य जो संसार है, भौतिक संसार है, उसके साथ जोड़ने का काम करती हैं। आप देखने का काम करते हैं, आप सुनने का काम करते हैं, आप टच का काम करते हैं, आप सूंघने का काम करते हैं, आप स्वाद का काम करते हैं। तमाम तरह के संवेगी अंग है जो आपको भौतिक संसार के साथ जोड़ने का काम करते हैं। 5 इंद्रियां हमारे पास है। छठी इंद्रिय के रूप में आप किसको जानते हैं, काइनेस्थेटिक सेंस को जानते हैं। किसको जानते हैं, काइनेस्थेटिक सेंस या फिर क्रियाबोध को जानते हैं, जिसको हम छठी इंद्रिय कहते हैं। काइनेस्थेटिक सेंस है क्या। कैनेस्थीसिया शब्द का प्रथम प्रयोग बेस्टियन के द्वारा 1888 के अंदर किया गया था। 1888 एक इंपॉर्टेंट साल है। 1888 को आपने टूरेंट कप फुटबॉल का, वो भी 1888 के अंदर है। 1888 आपने याद रखना है। 1891 के अंदर मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब जो है भारत के अंदर, वो शुरू हुआ है। यह हमारे अंगों और धड़ की स्थिति और गति को समझने की क्षमता को संदर्भित करता है। एक बार मैं सारा पढ़ लेता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। यह हमारे अंगों और धड़ की, शरीर के विभिन्न अंग और धड़ की स्थिति और गति को समझने की क्षमता को संदर्भित करता है। अच्छा क्रियाबोध एक खिलाड़ी को खेलने के दौरान संतुलन बनाए रखने में सहायक है, बैलेंस या फिर कोऑर्डिनेशन में सहायता हमें प्रदान करता है, तथा खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार के साथ साथ चोट से बचाव में मदद करता है। कंकाल के जोड़ों की स्थिति और गति को सटीक रूप से जानने की ये क्षमता है। इसका संबंध मस्तिष्क के सेरेबेलम और पैराइटल कॉर्टेक्स भाग से है। प्रोप्रियोसेप्टर्स जो मस्तिष्क की जानकारी भेजते हैं हमारे पेशियों व जोड़ों में पाए जाते हैं। इतनी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है और ये जानकारी काफी भी है। क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, अभी मैंने बताया कि आपके शरीर के अंदर 5 इंद्रियां हैं या फिर 5 संवेदी अंग हैं कि जो भौतिक संसार से आपको जोड़ रहे हैं। छठे के रूप में हम काइनेस्थेटिक सेंस को देखते हैं। जैसे आप स्मेल करने के लिए आपके पास नाक है, सुनने के लिए कान है, देखने के लिए आँख है, और स्वाद को जानने के लिए जीभ है,
और किसी चीज को महसूस करने के लिए आपके पास स्किन है या फिर त्वचा है। इनके माध्यम से आप बाहर से कोई भी चीज हो रही होती है उनकी जानकारी लेते हैं और दिमाग तक पहुंचाते हैं कि आपके आसपास क्या चीजें चल रही हैं। ठीक इसी तरह से आपके शरीर के अंदर जो जोड़ हैं, जो मांसपेशियां हैं, इनके अंदर एक रिसेप्टर पाया जाता है। खूब सारे रिसेप्टर शरीर के ऊपर पाए जाते हैं। रिसेप्टर यानी कि जो सूचनाओं को संग्रहित कर रहे हैं और वो सूचनाओं को संग्रहित करके दिमाग तक पहुंच रहे हैं ताकि दिमाग कुछ निष्कर्ष निकाल सके। अब सर्दियों के अंदर देखते हैं कि आपके हाथ जो है वो सुन्न पड़ने लग जाते हैं, या गर्मियों के अंदर पसीना आने लगता है। तो ये बाहर सर्दी है, गर्मी है, ये कहाँ पता लग रहा है, कैसे दिमाग को पता लग रहा है? क्योंकि दिमाग के ऊपर तो आपने कैप पहन रखी है, मुंह को ढक रखा है, तो हाथों से कैसे पता लग रहा है? तो हाथों के ऊपर, आपके स्किन के ऊपर दर्द के संबंध में, तापमान के संबंध में, हर चीज के संबंध में यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं कि जो सूचनाएं ग्रहण करते हैं कि वातावरण में क्या चल रहा है। वातावरण ठंडा है तो यहाँ पर सूचना मिलेगी कि ये तापमान यहाँ पर चल रहा है, और वो सूचना यहाँ से दिमाग में जाएगी, फिर दिमाग उसके संबंध में कोई कार्य करेगा। ठीक इसी तरह से आपके जोड़ के अंदर, शरीर के जो विभिन्न जोड़ है, चाहे आपके घुटने के जोड़ है, टखने के जोड़ है, हाथों के जोड़ है, कंधे के जोड़ हैं, गर्दन का जोड़ है, इन सब जोड़ के अंदर और विभिन्न जो मांसपेशियां हैं, इनके अंदर ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं कि जो सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, सूचनाओं को लेते हैं और फिर दिमाग तक पहुंचाते हैं। शरीर को बैलेंस बनाने के लिए, देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जान बचाने के लिए, गतिविधियां करने के लिए, ये सारी की सारी चीज बहुत जरूरी है। अभी जैसे आप गतिविधियों को पहचानने के लिए यहाँ वहाँ देख सकते हैं, निगरानी के लिए लोग रख सकते हैं, लेकिन आपको, शरीर आपका बहुत नया नहीं है, तकनीक सारी की सारी नहीं है, लेकिन शरीर जो है ये सदियों से चला आ रहा है। तो इस शरीर के अंदर भगवान ने सारे के सारे सिस्टम रख रखे हैं। आपको आपके आसपास की जो चीजें हैं उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए ये 5 अंग तो दिए हैं। इसके साथ आपके शरीर का बैलेंस बनाने के लिए आपको सेरेबेलम, दिमाग का एक हिस्सा है, वो काम कर रहा है। वो कान के साथ, आपके आंख के साथ जो भी सूचनाएं आपके कान आंख जुटाती हैं वो सेरेबेलम के पास जाती है। इसके अतिरिक्त आपके जो रिसेप्टर्स हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स हैं, इनसे जो भी जानकारी मिलती है वो भी सारी की सारी कहाँ जाती है? आपके सेरेबेलम के पास जाती है। ये जानकारी है क्या वाकई में, या फिर ये रिसेप्टर्स काम क्या करते हैं? आपको आपकी हाइट के बारे में अंदाजा है कि मेरी हाइट कितनी है? आप किसी व्यक्ति को देखते हो, उस व्यक्ति को देखकर आप ये बड़ा बड़ा अंदाजा लगा लेते हो कि इसकी हाइट मेरे से कम है या फिर मेरे से ज्यादा है। आप मापन भी नहीं किया है, सिर्फ देखने भर से आपने ये अंदाजा लगा लिया है इस व्यक्ति की हाइट मुझसे कम है या फिर हाइट ज्यादा है। आप भार के बारे में अंदाजा लगा लेते हैं, आप दूरी के बारे में अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जगह यहाँ से लेकर वहां तक क्या दूरी जो है वो रहने वाली है। ये सारे के सारे अंदाजे जो हैं वो, और इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आप खड़े हैं, आपके आसपास जो भी चीजें हैं उनके संबंध में आप अंदाजे लगाते हैं कि अगर हाथ आपका यहाँ पर है तो आप हाथ के बारे में बता सकते हैं, आप इधर देख रहे हैं तो भी हाथ के बारे में आप बता सकते हैं कि आपका हाथ जो है वो किस ऊंचाई के ऊपर है, आपका हाथ कितना दूर है, कितना नीचे है, ये सारे अंदाजे लगा सकते हैं। आपकी तरफ किसी ने बॉल थ्रो की, बॉल वहां से आ रही है, आप हाथ अपने आप यहाँ पर निकालते हैं और निकाल के बॉल को कैच करते हैं। क्या आप ये सोचने का, आप कभी आपने ये सोचा कि आपने अपने हाथ को नहीं देखा कि हाथ को कितना दूर लेकर जाना है, बॉल कहाँ से आ रही है, उसके बाद आप यहाँ पर हाथ को कैच करेंगे, या फिर वो जगह एग्जैक्ट यहाँ पर मीट होना चाहिए, या फिर वो बॉल इस तरफ आ रही है और हाथ आपका इतनी दूरी तक चला जाएगा तो आप यहाँ पर कैच कर सकते हैं। ये चीज कैसे होती है कि बॉल वहां से आ रही है और आप अपने आप हाथ को निकालते हैं और आप उसको कैच करते हैं, जबकि आपने हाथ को बताया भी नहीं है, आपने उस जगह को देखा भी नहीं है कि वो जगह कहाँ पर होने। ये जो अंदाजा है ना आपको, ये जो गति के बारे में, किस स्पीड से बॉल आ रही है, कैसी गति आपके हाथ की होनी चाहिए, किस हाइट के ऊपर आपका हाथ होना चाहिए, कब आपका हाथ इधर जाना चाहिए, ये सारी की सारी जानकारी दिमाग को भेजी जा रही है किसके द्वारा? प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स के द्वारा। ये जो आपके दिमाग के अंदर रिसेप्टर्स हैं, ये सारी की सारी जानकारी आपके दिमाग को भेज रहे हैं सेरेबेलम में, और सेरेबेलम उसको तीनों चीज को कोऑर्डिनेट कर रहा है। आंख से जो आप देख रहे हो, और यहाँ हाथों में आपके जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। अब जब आप जंप कर रहे हैं, मान मान लिया कि आपने जंप किया, अब जंप करने पे अब खड़े हैं आप नॉर्मल, तो आपको पता है कि आपकी ये जानकारी है, लेकिन कई बार क्या होता है, बॉल ऊपर आती है तो आप जंप करते हैं, जंप करने के बाद आपके दिमाग को और इन रिसेप्टर्स को इतना भी जानकारी है कि आपने जंप कितना किया है, उसके बाद आपकी हाइट कितनी है और आपका हाथ कितनी दूरी पर जा सकता है, ये जानकारी भी दिमाग के पास है। तो इन रिसेप्टर्स का या काइनेस्थेटिक सेंस का एक ही कारण है कि आपके दिमाग को सूचना पहुंचानी है। किसके बारे में? अपने खुद के शरीर के बारे में, कि आपका शरीर हाइट क्या है, कितनी दूरी पर है, हर चीज के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आप
एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे शोएब अख्तर गेंदबाजी कर रहे हैं, अब गेंदबाजी जब की जा रही है तो आपका बॉल उसके हाथ से जब निकल रही है, निकलते ही आपकी आंखें ये देखकर अंदाजा लगा लेती हैं कि बॉल कहाँ पर ठप्पा खाने वाली है और किस हाइट के ऊपर आने वाली है, किस लाइन में आने वाली है। वो अंदाजा दिमाग के पास गया, दिमाग के पास वो अंदाजा जाते ही दिमाग ने सूचना किसको दी? आपके हाथों को दी। अब आपके हाथ जो है वो एग्जैक्टली अब ये आप मापन नहीं करते कि आपके हाथ कहाँ होने चाहिए, कहाँ नहीं होने चाहिए। वो प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स के माध्यम से आप बिल्कुल एकदम सही जगह पर अपने बल्ले को लेकर आते हैं, सही जगह पर सही लाइन के अंदर लेकर आते हैं और फिर आप उस गेंद के साथ बल्ले का संपर्क करते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है। फुटबॉल के अंदर वहां से बॉल किसी ने फेंकी और आप उस बॉल को आते हुए देखकर आंखों ने जजमेंट किया, फिर आपके शरीर ने वो डिसीजन लिया कि आपको हाइट कितनी लेनी है और किस किस समय पर आपको हेड करना है। ये सारी की सारी जानकारी आपको प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स जो है वो दे रहे हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, इसके एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसा समझ सकते हैं, आप एक बाइक है उसको हमेशा आप एक ही बाइक हमेशा चलाते हैं, या फिर आप साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, लेकिन वो एक ही गाड़ी आप हमेशा चलाते हैं। 6 महीने 1 साल के अंदर उस बाइक का और आपके शरीर का आपस में संबंध जो है वो अच्छा हो जाता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि किसी एक दिन बाइक के किसी एक टायर के अंदर हवा कम है, तो आपको 10-15 मीटर चलने पर ही पता लग जाएगा कोई गड़बड़ है, कोई आज अलग चीज है, तो आप उसको चेक करके देख लेंगे। ठीक इसी तरह से आपके दिमाग ने वो कैसे पहचाना कि आपको महसूस हो गया ना कि कोई चीज जो रोज एक जैसी लगती वैसी नहीं है। ठीक उसी तरह से ये बाइक के बारे में जानकारी आपके दिमाग को लगी, वैसे आपके शरीर के बारे में जो जानकारी दिमाग को पहुंचाता है कि आपका शरीर किस तल के अंदर है, कैसे गति कर रहा है, किस स्पीड के अंदर जा रहे हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी के ऊपर है, ये सारे के सारे अंदाजे जो है ना आपको दिमाग को कौन पहुंचा रहा है? प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स पहुंचा रहे हैं। और जो आंखों से जो देखते हैं संवेदी अंग, ये गति, ये सारी की सारी सूचना सेरेबेलम के पास जा रही है। सेरेबेलम सबको एकत्र करता है और आपको संतुलन बनाने में, कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। ये इसका प्रमुख रूप से काम है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीज ये समझ में आ गई होगी। कंकाल के जोड़ों की स्थिति और गति को सटीक रूप से जानने की क्षमता है। इसका संबंध मस्तिष्क के सेरेबेलम जो बैलेंस बनाने में काम करता है। ये किस में काम करता है सेरेबेलम? मैं यहां पर लिख देता हूं, ये संतुलन बनाने में काम करता है। एक तो संतुलन है और एक कोऑर्डिनेशन है, समन्वय। संतुलन व समन्वय। संतुलन और समन्वय बनाने के अंदर सेरेबेलम काम करता है। और प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स हैं। प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर जैसे टेम्परेचर के रिसेप्टर्स हैं, पेन के रिसेप्टर्स हैं, वैसे प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स हैं जो मस्तिष्क को जानकारी भेजते हैं, हमारे पेशी और जोड़ों में पाए जाते हैं, पेशी और जोड़ों के अंदर पाए जाते हैं। पोजीशन एंड मूवमेंट। द काइनेस्थेटिक सेंस कीप्स ट्रैक ऑफ बॉडी पार्ट रिलेटिव टू ईच अदर। हमारे शरीर के अंदर काइनेस्थेटिक सेंस शरीर के विभिन्न भागों की एक दूसरे के संबंध में जानकारी, कि आपका अगर मान लीजिए कि मैं आंखें बंद कर लूं या फिर आप भी आंखें बंद कर लें और आप ये देखें, एक हाथ मैंने यहाँ पे रखा और एक हाथ मैंने यहाँ पे रखा, तो मुझे अंदाजा है कि मेरे दोनों हाथ एक दूसरे से कितने दूर है। अगर मान लो कि मैं हाथ की डायरेक्शन इधर उधर करके यहाँ रख दूं, तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली ये कितने दूर है। कुछ भी कर लीजिए आप आंखें बंद करके, आप कोई भी मूवमेंट कर लीजिए, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपके हाथ एक दूसरे से कितने दूर है। और ये दूरी के बारे में, आप मान लीजिए कि आप सीधे खड़े हैं और कोई व्यक्ति आपके हाथों को प्लेस कर दे, एक हाथ को यहाँ रख दे और एक हाथ को यहाँ रख दे, तो भी आपको पता है कि आपका हाथ कौन सा ऊपर है, कौन सा हाथ नीचे है, कौन सा हाथ कितनी दूरी पर है आपके शरीर से, ये हाथ कितना दूरी पर है, ये हाथ कम दूरी पर है। हर जानकारी आपके शरीर को आपको पता लगेगी। ये भेज कौन रहा है? आंखें आपने बंद कर ली, कान मान लीजिए कि बंद कर लिए, फिर ये जानकारी दे कौन रहा है? ये जानकारी आपके रिसेप्टर्स दे रहे हैं, जो नीचे ग्रेविटी के साथ संबंध बना रहे हैं या फिर एक एक दूसरे अंगों के साथ संबंध बना के ये आपके दिमाग तक सूचना पहुंचाते हैं कि आपका शरीर किस तल के अंदर गति कर रहा है या फिर कैसी गति कर रहा है। तो आपको गति करने में सक्षम बनाने के लिए काइनेस्थेटिक सेंस बहुत महत्वपूर्ण है। काइनेस्थेसिस प्रोवाइड्स कांस्टेंट सेंसरी फीडबैक अबाउट व्हाट द मसल्स इन योर बॉडी आर डूइंग। और ये भी जानकारी दिमाग को देता है ये कि आपकी पेशियां क्या कर रही हैं। पेशियों की क्रियाओं के बारे में जानकारी, क्रियाओं के बारे में मस्तिष्क को जानकारी भी पहुंचाता है कि पेशियों में क्या चल रहा है।
क्योंकि ये गति से सीधा संबंध इनका होगा कि पेशियां क्या कर रही है, मतलब गति कैसी कर रही हो आप। रिसेप्टर्स फॉर काइनेस्थेसिस रिसाइड्स इन जॉइंट्स मसल्स एंड टेंडन्स, कि जॉइंट में पाए जाएंगे, मसल में पाए जाएंगे, और मसल का ही भाग टेंडन है, इन तीनों के अंदर ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। दी रिसेप्टर्स आर यूजुअली ऑटोमेटिक अनलेस द पर्सन इज लर्निंग ए न्यू स्किल। आमतौर पर ये सारे के सारे जो रिसेप्टर्स हैं ये ऑटोमेटिक होते हैं, सामान्य जो गतिविधियां कर रहे हैं तो अपने आप आपको सहयोग करते हैं। लेकिन आपको जब नया स्किल सीखते हैं ना, जैसे आप बल्लेबाजी करना सीखते हो तो आपको पता नहीं लगता मेरा पैर कितना आगे जा रहा है, हाथ कितना आगे जा रहा है। धीरे धीरे दिमाग इनको ट्रेन कर देता है कि ये स्किल है, इसके लिए ऐसा बैलेंस चाहिए, इतना दूरी चाहिए, तो धीरे धीरे ऐसी स्पीड चाहिए, ऐसी गतिविधि चाहिए। तो धीरे धीरे आप सीखते हैं तो उसके बाद उसके अंदर उसको महारत आ जाती है कि वो उस गतिविधि को भी पहचानने लग जाते हैं। शुरुआत के अंदर आप कोई नया स्किल सीखते हैं तो तब आपके प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम कभी किया नहीं है, उस गतिविधि को पहचानते नहीं है कि वो गतिविधि ठीक हो रही है नहीं हो रही। एक बार आप सीख जाते हैं उसके बाद आपको पता लगता है कि भाई मैं पास ठीक दे रहा हूँ, या फिर एक बार आप पास देते हो आपको पता लग जाता है कि भाई पास अच्छा नहीं जा रहा, क्या दिक्कत हो रही है। उसी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो बल्लेबाजी में पता लग जाता है बल्लेबाजी ठीक नहीं हो रही है। तो कुछ समय बाद जब आप स्किल को लर्न कर लेते हैं, स्किल को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, सीख लेते हैं, उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाती है। नए स्किल में कई बार हो सकता है गड़बड़ हो जाए, इसलिए आप क्या करते हैं, अभ्यास बार बार क्यों किया जाता है, बार बार चीजों को दोहराया क्यों जाता है, इसीलिए दोहराया जाता है कि रिसेप्टर्स को मजबूत किया जाए, कि आपकी आंखें जो है वो हो सकता है कि भाई बहुत जल्दी सूचना दे देती हैं, उन सूचनाओं के आधार पर अभ्यास के जरिए ही आप रिसेप्टर्स को बहुत सूक्ष्म स्तर तक आप उनको ट्रेन करते हैं कि एग्जैक्टली जो मूवमेंट आपको चाहिए वो मूवमेंट आपको क्रिएट करके दे दे। इसलिए बार बार अभ्यास किया जाता है, बार बार चीजों को दोहराया जाता है। तो दोहराना जो है उसी से आपके ये रिसेप्टर्स जो है वो ट्रेन होते हैं, और ट्रेन होने के बाद आप गतिविधियां बहुत बेहतर कर सकते हैं, आपके दिमाग के साथ इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे जो दो आज के टॉपिक थे, काइनेस्थेटिक सेंस और ऑक्सीजन डेप्थ, वो दोनों के दोनों पूरे होते हैं। तो इसी के साथ हमारा बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन या फिर शारीरिक शिक्षा का जैविक के आधार कंप्लीट होता है। जैविक के आधार के अंदर या बायोलॉजिकल फाउंडेशन के अंदर हमने हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, टाइप्स ऑफ एजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी, ऑक्सीजन डेप्थ, सेकंड विंड और कैनेस्थेटिक, और ऑक्सीजन डेप्थ, सेकंड विंड, कैनेस्थेटिक सेंस, ये इतने सारे टॉपिक हमने इस एक सेगमेंट के अंतर्गत किए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो समाज शास्त्र के आधार पर रहने वाला है, या फिर खेलों का समाज शास्त्रीय आधार को हम अगली क्लास के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। इन टॉपिक के अंदर आपको कोई डाउट है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, अन्यथा आप थम्स अप कर सकते हैं, और हम हमारी अगली क्लास की तैयारी करेंगे भाई। चलिए भाई। ओके, सभी साथियों का कक्षा के अंदर जुड़ने के लिए, कक्षा को देखने के लिए और इसी तरह सहयोग निरंतर बनाए रखने के लिए धन्यवाद।